हेलो एवरीबडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 10th की जो आपकी इंग्लिश की सेकेंडरी बुक है, दैट इज़ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका न्यू चैप्टर द नेकलेस। और जी इसी चैप्टर के आज हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि MIQs। इसी के साथ एक छोटा सा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट्स के सारे ही वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पहुँच रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि मैग्नेट ब्रेन्स क्वालिटी एजुकेशन यूट्यूब के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू क्वालिटी एजुकेशन आपके घर तक पहुँचा रहा है बिल्कुल फ्री में। आपको बस कुछ नहीं करना, जस्ट कम एंड लर्न फ्रॉम आवर वीडियोज़। एंड नाउ लेट्स बिगिन विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे जो इस चैप्टर से हैं, एंड फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको एक्सट्रैक्ट रीड करना है, समझना है, एंड देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड होंगे, उनके आंसर्स देने। ओके, क्वेश्चन 1। He was silent, stupefied, in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, "What is the matter? What is the matter?" By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. "Nothing. Only I have no dress and consequently I cannot go to this affair." अब होता क्या है कि मिस्टर लुजेल जो होते हैं उनको उनके ऑफिस से एक इनविटेशन कार्ड मिलता है कि आप और आपकी वाइफ इनवाइटेड हैं एक बॉल पार्टी के लिए, एक बढ़िया सी पार्टी के लिए जो मिनिस्टर के रेजिडेंस, मिनिस्टर के हाउस पे। तो बड़ा खुश होते हुए वो इनविटेशन कार्ड घर लेकर आता है मटिल्डा को दिखाने, यानी जो मैडम लुजेल है, यानी मैडम मटिल्डा लुजेल उसका पूरा नाम है। तो जो मटिल्डा उसको दिखाने के लिए आता है कि भाई देखो कितना अच्छा इन्विटेशन कार्ड है। जैसे ही मटिल्डा ने इन्विटेशन कार्ड पढ़ा, उसका रिएक्शन बहुत ही अजीब सा था, जिसे देख के ही वॉज साइलेंट। ही कौन? मिस्टर लुजेल यानी मटिल्डा के हस्बैंड। जो भी रिएक्शन था मटिल्डा का वो इनविटेशन कार्ड पढ़ के, उसके हस्बैंड उसका रिएक्शन देख के एकदम चुप हो गए, स्टूपिफाइड यानी स्टन्ड हो गए, यानी एकदम थम से गए कि बाप रे ये कैसा रिएक्शन दे रही है मुझे। और वो बहुत ज़्यादा डिस्मे में थे, यानी बहुत ज़्यादा शॉक में आ गए थे अपनी वाइफ का ऐसा रिएक्शन देख के। क्या रिएक्शन देखा था? एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग। वीपिंग मीन्स क्राइंग लाउडली, जब आप बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हो दैट इज़ वीपिंग। तो मटिल्डा ने इनविटेशन कार्ड पढ़ा और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई, एंड उसके जो हस्बैंड थे वो एकदम शॉक में आ गए अपनी वाइफ का ऐसा रिएक्शन देख के, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि यार मैं तो उसको इनविटेशन कार्ड दिखाऊंगा, शी वुड बी वेरी हैप्पी कि हम एक बहुत अच्छी पार्टी में जा रहे हैं। यस, लेकिन उसका रिएक्शन बहुत ही अलग था। वो बेचारे स्टैमर करते हुए यानी अटकते हुए, हिचकिचाते हुए उससे पूछते हैं भाई क्या मैटर है, क्या प्रॉब्लम है भाई, ऐसे क्यों रो रही हो, व्हाट इज़ द मैटर, क्या दिक्कत है। बाय अ वायलेंट एफर्ट यानी बड़ी मुश्किल से उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, क्योंकि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। बहुत वायलेंट एफर्ट लगा के उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है, अपने वेक्सेशन को, अपनी जो इरिटेशन थी किसी बात को लेके उसको उसने कंट्रोल किया है, और फिर काम वॉइस में, यानी बिल्कुल अपने आप को शांत करके एक काम वॉइस में उसने अपने हस्बैंड को रिस्पॉन्ड किया, और अपने मॉइस्ट चीक्स यानी गीले गाल, आंसुओं से भरे हुए गीले गाल को वाइप करके अपने आंसू पोंछ के उसने रिप्लाई किया कि नथिंग, कुछ नहीं, बस मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है इस पार्टी में जाने के लिए, इसीलिए आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। यानी मेरे पास कपड़े नहीं है, अच्छे ड्रेस, अच्छी ज्वेलरी नहीं है इस पार्टी में जाने के लिए, इसलिए आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, मतलब आई कैन नॉट गो एंड अटेंड दिस पार्टी। क्योंकि मटिल्डा जो थी बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, एंड देन उसकी शादी भी मिस्टर लुजेल से हुई थी जो कि क्लर्क थे एक ऑफिस में। ओके, तो मतलब वो भी एक जॉब क्लास लोग थे, बिजनेस क्लास लोग नहीं। तो ये लोग काफ़ी मिडिल क्लास लोग थे जिनके पास अच्छे कपड़े या ये सब नहीं था, तो इसलिए उसने कहा कि भाई इतने अच्छे कपड़े मेरे पास नहीं हैं, मैं इस पार्टी में नहीं जाऊँगी। Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I. He was grieved, but answered, "Let us see, Matilda. How much would be a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions? Something very simple?" तो मटिल्डा कहती है कि भाई मैं तो नहीं चल पाऊंगी इस पार्टी में, अपने किसी दूसरे कलीग को, यानी तुम्हारे साथ ऑफिस में जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं उनको ये इनविटेशन कार्ड दे दो ताकि वो चले जाएं, किसी ऐसे पर्सन को जिसकी वाइफ इज़ बेटर फिटेड दैन आउट दैन आई, यानी किसी की ऐसे पर्सन को ये इनविटेशन कार्ड देना था जिनकी जो वाइफ है वो मुझसे बेटर दिखती हो, जिसके पास मेरे से बेटर कुछ कपड़े ज्वेलरी हो, जो बेटर सूटेबल है इस पार्टी में जाने के लिए, ना कि मैं, तो तुम उसको दे देना।
उनके हस्बैंड बेचारे बहुत ग्रीव हो गए, यानी बहुत सैड फील करने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला लेट अस सी मटिल्डा, चलो देखते हैं मटिल्डा कि हम क्या कर सकते हैं। उसके हस्बैंड ने उससे कहा कि एक सूटेबल कॉस्ट्यूम, यानी कोई एक अच्छे ड्रेस की जो तुम्हें चाहिए उसकी कॉस्ट, उसकी कीमत कितनी होगी, कोई ऐसी ड्रेस जो दूसरे ओकेजन्स पर भी तुम पहन लोगी, जो कि थोड़ी सी सिंपल है, यानी कोई ऐसी ड्रेस खरीद लो जो थोड़ी बहुत सिंपल भी है और थोड़ी बहुत अच्छी भी है, यानी इस पार्टी के बाद तुम किसी दूसरे ओकेजन दूसरी पार्टी में भी पहन सकते हो। बहुत हैवी मत लो, थोड़ी सिंपल टाइप की ले लो जो हमेशा काम आए, ऐसा कुछ ले लो। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, thinking of a sum that she could ask for without refusal, and a frightened exclamation from the economical clerk. अब जब उसके हस्बैंड ने उससे बोला कि कोई सिंपल सी अच्छी सी ड्रेस ले लो, तुम ले लो, दूसरे ओकेजन पे भी जो पहन पाओ वो ले लो, तो कॉस्ट बता दो मुझे कितना आएगा। तो मटिल्डा कुछ सेकंड्स के लिए सोचती है, समझती है कि यार मैं इसको क्या कॉस्ट बोलूँ, एक ऐसा कॉस्ट बोलूँ जिसके लिए ये मुझे रिफ्यूज़ ना करे, यानी मुझे मना ना करे, यानी एक ऐसा अमाउंट ना बोल दूँ मैं कि भाई वो मना ही कर दे कि रहने दो, पार्टी मत लो, ड्रेस लो ही मत, पार्टी में जाओ ही मत। तो उसने सोचा कोई ऐसा अमाउंट बोलती हूँ कि जिसके लिए वो मुझे मना भी ना करे और फ्राइटेंड भी ना हो, यानी एक ऐसा अमाउंट ना बोल दूँ मैं जिसको सुन के बेचारा डर ही जाए कि अरे इतना महंगा ड्रेस तो कहाँ से हम अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उसने सोचा कि जो मेरा हस्बैंड है वो एक इकोनॉमिकल क्लर्क है, यानी लो बजट क्लर्क है, एक ऐसा पर्सन है मेरा हस्बैंड जो हर चीज़ बजट को लेके चलता है, दिमाग में उसके बजट रहता है। क्यों? क्योंकि वो जॉब वाला बंदा है, तो हर चीज़ उनके यहाँ मंथ का एक बजट बना रहता है, वो अंधाधुंध पैसा नहीं खर्च कर सकता। यस, बहुत सोच समझ के जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वही चीज़ें वो खरीदते हैं। तो उसने सोचा कि मैं कोई ऐसा अमाउंट बोलती हूँ जिसके लिए वो मुझे मना भी ना करे और जिस अमाउंट को सुन के वो डरे भी ना कि अरे बाप रे इतना महंगा अमाउंट है। ओके, नाउ लेट्स आंसर फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट। व्हाट डज इकोनॉमिकल क्लर्क इंडिकेट? ये इकोनॉमिकल क्लर्क क्या इंडिकेट करता है, यानी इस इकोनॉमिकल क्लर्क का मतलब क्या है? यानी उसके हस्बैंड क्लर्क थे, जॉब करते थे और इकोनॉमिकल थे, यानी कि उनकी इनकम बहुत कम थी, बहुत लिमिटेड थी और वो अननेसेसरी चीज़ों पे पैसा खर्च नहीं करते थे, इसलिए हम उन्हें इकोनॉमिकल क्लर्क कह रहे हैं। किसके हस्बैंड को? मटिल्डा के हस्बैंड को। तो ऑप्शन देखते हैं। नंबर ए, मिस्टर लुज़ेल वॉज अ स्पेंडथ्रिफ्ट इवन दो ही अर्नड अ लॉट। कहा जा रहा है कि मिस्टर लुज़ेल बहुत स्पेंड थ्रिफ्ट थे। स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब एक ऐसा पर्सन जो अंधाधुंध पैसे खर्च किए जाता है बिना सोचे समझे, और कहा जा रहा है कि ही अर्नड अ लॉट, कि भाई वो बहुत ज़्यादा कमाते भी थे और बहुत ज़्यादा अंधाधुंध खर्च करते भी थे। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि उनकी थोड़ी सी ही इनकम थी, वो एक क्लर्क थे और बहुत सोच समझ के वो पैसे खर्च करते थे। मिस्टर लुज़ेल वॉज थ्रिफ्टी एज ही हैड अ मियाज्र इनकम, यानी जो मिस्टर लुज़ेल थे वो थ्रिफ्टी थे। थ्रिफ्टी यानी एक ऐसा पर्सन जो सोच समझ के खर्च करता है, कुछ भी अननेसेसरी फालतू चीज़ें नहीं खरीदता, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वही खरीदता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो इनकम, जो उनकी आमदनी थी वो मियाग्र थी या मियाज्र थी। क्यों मियाज्र? मतलब लिटिल अमाउंट, थोड़ी कम अमाउंट की उनकी इनकम थी, तो जाहिर सी बात है जो ज़रूरत की चीज़ें थी वही खरीदते थे, तभी वो इकोनॉमिकल थे। तो यस, हम बिल्कुल ये चीज़ कह सकते हैं। फिर भी ऑप्शन देखते हैं। नंबर सी, मिस्टर लुज़ेल कैलकुलेटेड मनी ऑल द टाइम एज ही वॉज अ क्लर्क। मिस्टर लुज़ेल जो थे वो क्लर्क थे, इसलिए हर वक्त पैसे कैलकुलेट करते रहते थे, उनके दिमाग में एक कैलकुलेटर चलता रहता था, अरे अब इतना खर्चा हो गया, ओके अब इतना खर्चा हो गया, ऐसा करते रहते थे क्या? नहीं, वो ऐसा भी नहीं करते थे, बट जितनी चीज़ें ज़रूरत की होती थी सिर्फ उतना ही खरीदते थे। मिस्टर लुज़ेल वॉज स्टिंजी अबाउट मनी एंड डिडंट स्पेंड इट। मिस्टर लुज़ेल पैसों के मामले में बहुत स्टिंजी थे, यानी उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी किसी को पैसे देने के लिए या पैसे खर्च करने के लिए, और वो बिल्कुल भी पैसे स्पेंड यानी बिल्कुल भी पैसे खर्च ही नहीं करते थे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने 400 फ्रैंक्स अपने गन खरीदने के लिए रखे थे, जो उनको अपने फ्रेंड्स के साथ बर्ड हंटिंग के लिए जाना था, उसके लिए उनको चाहिए थे, लेकिन फिर भी उनकी वाइफ को एक अच्छी ड्रेस की ज़रूरत थी, तो उन्होंने अपने लिए जो चीज़ सेव करके रखी थी वो 400 फ्रैंक्स अपनी वाइफ को दे दी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वो खर्च नहीं करना चाहते और बिल्कुल भी अपनी पैसे देने में वो बहुत आनाकानी करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने खुशी खुशी दे दिए थे और कहा था यूज़ करो। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स क्लियरली ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू द स्टेटमेंट मेड बाय द स्पीकर। अब यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। Mr. Luzelle over-pampered his wife and readily accepted her demands.
कहा जा रहा है कि जो मिस्टर लुजेल थे, मटिल्डा के हस्बैंड, वो अपनी वाइफ मटिल्डा को बहुत ओवर पैम्पर करते थे, यानी बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा के रखते थे और रेडिली, यानी एक ही बार में उसकी हर डिमांड, उसकी हर इच्छा को पूरा करते थे। तो अब आपको इन चारों ऑप्शंस में से वो ऑप्शन चूज करना है जो इस स्टेटमेंट का सही रिस्पॉन्स हो। ओके, स्टेटमेंट नंबर 1, आई थिंक मटिल्डा वॉज बीइंग अनरीजनेबल एंड अनरियलिस्टिक। इस स्टेटमेंट का ये रिस्पॉन्स हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मटिल्डा है वो काफ़ी अनरीजनेबल हो रही थी और अनरियलिस्टिक हो रही थी, यानी वो उसकी जो डिमांड्स थी वो रियलिस्टिक नहीं थी। उसने कुछ बहुत ऐसी चीज़ मांग ली जो मिस्टर लुजेल के लिए ख़रीदना पॉसिबल ही नहीं था, बहुत अनरियलिस्टिक चीज़ मांग ली थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मटिल्डा ने कोई अनरियलिस्टिक चीज़ नहीं मांगी थी। उसने मात्र एक ड्रेस मांगी थी जो कि उसको पार्टी में पहनना था। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके की पार्टी में वो जा रही थी, जहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग हैं, वहाँ पे जिस तरीके की पार्टी थी मिनिस्टर के रेजिडेंस में, तो वहाँ पे एक अच्छे ड्रेस की ज़रूरत थी डेफिनेटली, जो उसके पास नहीं थी। तो उसने सिर्फ एक ड्रेस मांगी थी, कोई अनरियलिस्टिक चीज़ नहीं मांगी थी। आई फील दैट मिस्टर लुजेल लव्ड मटिल्डा एंड वॉन्टेड हर टू बी हैप्पी। मुझे ऐसा लगता है कि जो मिस्टर लुजेल थे वो मटिल्डा को लव करते थे। ही यूज्ड टू लव हिज वाइफ मटिल्डा, और उसको सिर्फ खुश करने के लिए उन्होंने उसकी ये जो डिमांड थी उसको ड्रेस खरीदने वाली, वो चीज़ पूरी करी थी। ऐसा कुछ भी नहीं था कि उन्होंने अपनी वाइफ को ओवर पैम्पर करके रखा था या उसकी हर डिमांड को पूरा कर रहे थे, ऐसा नहीं था। वो सिर्फ अपनी वाइफ को लव करते थे और उसको खुश करने के लिए उसको एक ड्रेस लेके दी। तो बिल्कुल ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन और भी ऑप्शंस देखते हैं। इन माई ओपिनियन मिस्टर लुजेल वॉज बीइंग टू हार्श विथ मटिल्डा। मेरे विचार के मुताबिक अगर देखें तो मिस्टर लुजेल जो थे वो काफ़ी हार्श, काफ़ी सख्त थे मटिल्डा के साथ। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। बेचारे ने अपने 400 फ्रैंक्स दे दिए, उसको बोल दिया कि भाई अपनी अच्छी सी ड्रेस ले आओ, ये भी बोल दिया कि अच्छा कुछ ज्वेलरी चाहिए तो अपनी फ्रेंड से बोरो कर लो। उसके बाद उन्होंने दिन रात मेहनत करी, नेकलेस घूम जाने के बाद उन्होंने मतलब सुबह शाम 2-2 शिफ्ट के काम करे ताकि वो पैसे चुका पाएँ उस नेकलेस के। उन्होंने चिल्लाया भी नहीं, मटिल्डा को कुछ नहीं किया, और 10 साल निकाल दिए उन्होंने अपनी वाइफ के नेकलेस का ये लोन रीपे करने के लिए। अपने फादर के दिए हुए 18,000 फ्रैंक्स उन्होंने यूज़ कर लिए, जो उनकी सेविंग थी लाइफ टाइम की, वो सब भी। तो वो बिल्कुल भी हार्श नहीं थे। आई फील दैट मिस्टर लुजेल शुड नॉट हैव ब्रॉट द इन्वाइट होम। मुझे तो ऐसा लगता है कि मिस्टर लुजेल को तो वो इन्वाइट यानी वो इन्विटेशन घर लाना ही नहीं था। तो क्यों नहीं लाए भाई? कभी कोई इन्विटेशन मिलेगा तो घर क्यों नहीं लेके आएंगे? क्यों नहीं कोई पार्टी अटेंड करेंगे? उन्हें थोड़ी पता था कि यार नेकलेस लेंगे वो घूम जाएगा, और जो घुमा हुआ नेकलेस था वो भी आर्टिफिशियल था, फॉल्स नेकलेस था, कोई रियल डायमंड का नहीं था। क्लियरली ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, मिस्टर लुजेल वॉज एस्टोनिश्ड seeing his wife's reaction. He writes a diary entry that night. Complete the entry by choosing the correct option. अब मिस्टर लुजेल बहुत एस्टोनिश्ड यानी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे अपनी वाइफ मटिल्डा का रिएक्शन देख के। यानी जब वो इनविटेशन कार्ड घर पर लेकर आए तो खुश होने की बजाय वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लग गई, रोने लग गई, इरिटेट होने लग गई। क्यों? क्योंकि उसके पास एक अच्छा ड्रेस नहीं था। तो वो बेचारे काफ़ी शॉक हो गए थे अपनी वाइफ का ये रिएक्शन देख के। अब ऐसा इमेजिन किया जा रहा है यहाँ पे कि उसी रात उन्होंने एक डायरी एंट्री लिखी। अब आपको ये डायरी एंट्री पढ़नी है और जो उसके ब्लैंक्स हैं उसके लिए सही ऑप्शन यहाँ से चूज करना है। ओके, 11 जनवरी मंडे 9 PM। अब डायरी एंट्री का एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले डेट आती है, डेट आती है, मंथ का नाम आता है, डे आता है कि कौन सा दिन था, भाई मंडे था, और टाइम लिखता है इंसान। ये डायरी एंट्री का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। अब डायरी एंट्री क्या होता है कि इंसान हर दिन एक डायरी एंट्री लिखता है, यानी पूरे दिन का जो भी हुआ या जो भी उस दिन उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट किया वो इंसान डायरी में नोट कर लेता है हर दिन पूरी लाइफ टाइम। तो इसे हम डायरी एंट्री कहते हैं। आई थॉट मटिल्डा वुड बी डैश सीइंग द इन्विटेशन इन माई हैंड। अब मिस्टर लुजेल लिखते हैं कि मैंने सोचा कि मटिल्डा बहुत डैश हो जाएगी जब वो मेरे हाथ में इन्विटेशन देखेगी। वेक्स्ड, इरिटेटेड हो जाएगी क्या इरिटेटेड हो जाएगी इन्विटेशन कार्ड देख के? नहीं। एलेटेड, हैप्पी हो जाएगी क्या? यस कह सकते हैं। कीन यानी बहुत क्यूरियस हो जाएगी क्या? नहीं। या इलेटेड या खुश, यानी कि बी या डी में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पर आना है। बेसिकली इलेटेड ही आएगा, इतना हमें पता है, तो इलेटेड लिखते हैं। लेकिन वो ऑप्शन नंबर 2 जाएगा कि ऑप्शन बी जाएगा कि डी, वो हमें नहीं पता, वो अभी आगे के ब्लैंक्स पढ़ के समझ आएगा। ठीक है। हाउएवर हर रिएक्शन हैज़ लेफ्ट मी डैश। लेकिन फिर भी उसका जो रिएक्शन था, जिस तरीके से वो रही थी, वो देख के मैं
कैसा लेफ्ट हो गया हूँ, कैसा रह गया हूँ, मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हो गया हूँ या मैं बहुत डिस्ट्रेस्ड हो गया हूँ। डिस्टर्ब हो जाता है जब कोई इंसान का दिमाग ठीक से काम नहीं करता, तो डिस्टर्ब्ड नहीं हुए होंगे, वो डिस्ट्रेस हो गए, यानी वो टेंशन में आ गए, थोड़े सैड से हो गए कि यार वो ऐसा रिएक्शन क्यों दे रही है, उसको तो खुश होना चाहिए था। तो डिस्टर्ब्ड नहीं है, वो डिस्ट्रेस्ड है। दैट मीन्स अगर ये आ रहा है और ये नहीं आ रहा तो क्लियरली ऑप्शन बी भी नहीं आएगा। तो हम ये चीज़ देखेंगे, तो ए तो वैसे ही कैंसिल हो गया, सी भी कैंसिल हो गया, दैट मीन्स ऑप्शन डी में से ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रेस्ड आएगा कि वो बहुत डिस्ट्रेस्ड रह गए थे मटिल्डा का ऐसा रिएक्शन देख के। आई डोंट नो हाउ आई वुड बी एबल टू डैश अ न्यू ड्रेस फॉर हर, मुझे नहीं पता मैं उसके लिए एक नई ड्रेस कैसे अफोर्ड कर पाऊँगा, यानी उसको कैसे दिला पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास शायद उतने पैसे हैं ही नहीं। तो यहाँ पे क्लियरली आ जाएगा अफोर्ड, कि मैं उसके लिए नहीं खरीद सकता शायद से। यस, तो ऑप्शन नंबर डी के जो तीनों आंसर्स हैं, एलेटेड, डिस्ट्रेस एंड अफोर्ड, वो यहाँ पे ब्लैंक्स में फिल होंगे। दैट मीन्स क्लियरली ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, वाई वॉज मटिल्डा क्राइंग, आखिर मटिल्डा रो क्यों रही थी? तो ऑब्वियसली मटिल्डा इसलिए रो रही थी क्योंकि वो लोग मिनिस्टर के रेजिडेंस के लिए, उनके पास एक इन्विटेशन कार्ड आया था पार्टी के लिए, एंड मटिल्डा के पास कोई भी अच्छा ड्रेस नहीं था वहाँ पहनने के लिए। दैट्स वाई शी वॉज क्राइंग। मटिल्डा वॉज क्राइंग बिकॉज शी डिड नॉट हैव एनीथिंग नाइस टू वेयर एट द पार्टी, कुछ भी अच्छा पहनने के लिए नहीं था, इसलिए वो रो रही थी। हर लड़की की यही समस्या है भाई, नेशनल प्रॉब्लम है ये, तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है आई मस्ट से। नेक्स्ट, हाउ डिड मिस्टर लुज़ेल फील एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, मिस्टर लुज़ेल ने जब देखा कि उनकी वाइफ बहुत वीप कर रही है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है, तो उस वक्त मिस्टर लुज़ेल को कैसा फील हुआ? Mr. Luzelle was silent, stupefied, in dismay at the sight of his wife weeping. Mr. Luzelle बेचारे, जिन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि जब मैं इनविटेशन कार्ड उसे दूंगा मैं अपनी वाइफ को, बहुत खुश हो जाएगी, बहुत हैप्पी हो जाएगी, लेकिन वो तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। एंड ये देख के मिस्टर लुज़ेल एकदम साइलेंट, एकदम चुप हो गए, स्टंड हो गए, यानी बिल्कुल थम से गए, उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा रिएक्शन देगी वो, और डिसमे में थे, यानी एक तरीके से वो शॉक में थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मटिल्डा का ऐसा रिएक्शन आएगा। और जब उन्होंने ये सब अपनी वाइफ को रोते हुए देखा तो बेचारे के ये सारे ऐसे एक्सप्रेशंस थे। ओके, ही वाज फीलिंग वेरी सैड, वेरी साइलेंट एंड वेरी शॉक्ड। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारा फर्स्ट एक्सट्रैक्ट इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है वो खत्म होता है। एंड नाउ लेट्स रीड आवर सेकंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड। नो, शी रिप्लाइड, there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women. Then her husband cried out, how stupid we are! Go and find your friend Madame Forrester and ask her to lend you her jewels. She uttered a cry of joy. It is true, she said. I have not thought of that. अब humiliating का मतलब क्या होता है? Insulting यानी बेइज्जती होना खुद की। शैबी का मतलब इन अ पुअर कंडीशन, जो चीज़ बहुत अनटाइडी है, डर्टी है, किसी पुअर कंडीशन में बहुत पुरानी सी है, उसे हम शैबी चीज़ कहते हैं। ओके, जब मटिल्डा ने ड्रेस वेस खरीद ली, चलो आज ड्रेस थी, उसके बाद फिर भी उस इवनिंग वो बहुत ज़्यादा दुखी बैठी हुई थी। मिस्टर लुज़ेल ने उससे पूछा कि भाई आप क्यों दुखी हो, अब तो ड्रेस मिल गई तुम्हारे मन की, अब क्या दिक्कत है? तो वो कहती है मेरे पास ड्रेस तो है, अब मेरे पास ज्वेलरी, यानी गले में कान में पहनने के लिए कोई अच्छी ज्वेलरी नहीं है पार्टी में पहनने के लिए, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो वो कहते हैं अपनी वाइफ से कि तुम कुछ नेचुरल ओरिजिनल फ्लावर्स की ज्वेलरी पहन लो, कितनी अच्छी लगेगी वो, कितनी अभी ट्रेंड में भी है, कितनी इन है अभी, तुम ब्यूटीफुल नेचुरल फ्लावर्स की ज्वेलरी पहन लो। तो शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, वो इस बात से नहीं मानी, वो कहती है नो, वो कहती है नहीं भाई, मैं फ्लावर्स की ज्वेलरी थोड़ी पहनूंगी, इससे ज़्यादा इंसल्टिंग मेरे लिए नहीं होगा कि मैं इतनी शाबी यानी इतना अच्छा ड्रेस पहन के फूलों की माला पहन के गले में चली जाऊँ इन द मिड्स ऑफ रिच वुमेन, यानी उस पार्टी में रिच वुमेन यानी बहुत पैसे वाली औरतों के मिड्स यानी मिडिल में, उनके बीच में एक ड्रेस पहन के और फूलों की माला पहन के चली जाऊँ, तो ये तो मेरे लिए और ज़्यादा इंसल्टिंग होगा, ये मेरे लिए और ज़्यादा बेइज्जती की बात होगी, तो मैं फूलों की माला तो बिल्कुल भी नहीं पहनने वाली। फिर उसके हस्बैंड ने बोला अरे हम कितने स्टूपिड हैं यार, तुम जाओ अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर के पास और उससे बोल दो कि वो तुम्हें कोई ज्वेलरी वोलरी दे दे, तुम्हारी फ्रेंड है ना जो कि बहुत रिच है। वो शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय। तो मटिल्डा कहती है अरे हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था कि मैं अपनी अच्छी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर के पास चली जाती हूँ और उससे कह देती हूँ मुझे थोड़ी देर के लिए कोई ज्वेलरी पहनने को दे दे, वो तो वैसे भी रिच है, वो मुझे दे देगी।
Let's answer few questions based on this extract. Select the option that correctly captures the usage of the word find in the above extract. एक इसी एक्सट्रैक्ट में एक वर्ड आया है फाइंड. फाइंड मतलब कोई चीज़ ढूंढना है, कुछ भी. यहाँ पे जैसे हम देखें फाइंड कहाँ पर लिखा है, यस, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम, कि जाओ अपनी फ्रेंड मैडम को फाइंड करो, यानी ढूंढ के उससे मिलो और उससे उसका कोई ज्वेलरी वूलरी उससे थोड़ी देर के लिए ले लो. तो यहाँ पे फाइंड का मतलब ये है. अब एक्सट्रैक्ट में जैसा फाइंड यूज़ हुआ है आपको वैसा ही इस ऑप्शंस में से चूज़ करना है. ए, टेड हैड टर्न्ड आउट टू बी अ रियल फ्रेंड. रियल फाइंड. अब टेड मेरे लिए बहुत अच्छा फ्रेंड निकला. अब यहाँ पे आना चाहिए था फ्रेंड और उन्होंने क्या लिख दिया है फाइंड. तो ये तो सेंटेंस ही गलत है, तो क्लियरली ऑप्शन नहीं आएगा. ही मेड हिज मोस्ट स्पेक्टेकुलर फाइंड्स इन द वैली ऑफ द किंग्स. अब ये वैली ऑफ द किंग्स क्या है? वैली ऑफ द किंग्स जगह इजिप्ट में है जहाँ पर सारे जो बड़े बड़े किंग्स हैं, टूटनखामुन किंग हो गया, किंग हो गया, ये जितने भी राजा महाराजा फेरोज हैं उनकी वहाँ पे क्या है, टूम्स हैं यानी कब्रें हैं. तो वो वैली ऑफ द किंग्स कहा जाता है. तो कहा जा रहा है कि उस लड़के ने अपने स्पेक्टेकुलर फाइंड्स यानी सबसे अच्छी फाइंडिंग, सबसे अच्छी चीज़ें कहाँ ढूंढी? वैली ऑफ द किंग्स में. तो ये तो उसकी फाइंडिंग्स की बात हो रही कि जो चीज़ उसने फाइंड करी उसकी रिसर्च से रिलेटेड और उसने नोट डाउन करी. तो यहाँ पे वो फाइंड का मीनिंग गिवन है. आई फाइंड द मैगजीन टू बी इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल. मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली जो मैगजीन है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल रही है और मेरे काम की है यानी यूजफुल भी है. तो येस, एक्सट्रैक्ट में भी ऐसा कहते हैं कि अपनी फ्रेंड को जाके फाइंड करो, उससे कुछ ले लो. तो इसमें भी इसको जो भी फाइंड करना है मैगजीन से ले लेगा और उस मैगजीन से उसको कुछ इन्फॉर्मेशन, यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. तो येस, क्लियरली ऑप्शन सी हो सकता है. डी ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता. दैट मीन्स क्लियरली ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, व्हाई डिड शी नीड द जूल्स. शी कौन है यहाँ पर? मटिल्डा, मैडम लुजेल. कि उसको जूल्स, उसको ज्वेलरी यानी जेवरात की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि उसको रिच लोगों की पार्टी में जाना था तो उसके पास कुछ पहनने के लिए नहीं था. टू गो टू अ पार्टी ऑफ रिच पीपल, उसको रिच लोगों की, पैसे वाले लोगों की पार्टी में जाना था. येस. फॉर अ फोटोशूट, एक बढ़िया सा फोटोशूट करवाना था, पिक्चर्स क्लिक करानी थी क्या उसको? नहीं. टू गेट अ रेप्लिका मेड. रेप्लिका यानी एग्जैक्टली किसी चीज़ का, रेप्लिका यानी एग्जैक्टली किसी चीज़ की कॉपी जब हो जाती है. तो उसको कुछ इसीलिए जूल चाहिए थी अपनी फ्रेंड से ताकि वो उसका रेप्लिका बनवा सके, सेम टू सेम कॉपी करके वैसा बनवा पाए. तो ऐसा उसको इसलिए नहीं चाहिए था कि वो कॉपी करे, उसको थोड़ी देर के लिए बस पार्टी में पहनना था. फॉर वेयरिंग देम एट होम, अपने घर पे ज्वेलरी पहनने के लिए उसको चाहिए थी, इसलिए उसने अपनी फ्रेंड से मांगा. तो भाई घर पे कौन ही पहनता है इतनी ज्वेलरी, भाई अपन बप्पी लेनी तो नहीं है. यस. सो क्लियरली ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, एट वॉट वॉज मटिल्डा नॉट कन्विंस्ड. ऐसी कौन सी बात थी जिसको लेकर मटिल्डा कन्विंस नहीं हुई यानी मटिल्डा ने वो बात नहीं मानी. तो क्लियरली जब उनके हस्बैंड ने बोला कि भाई तुम्हें ज्वेलरी पहननी है तो नेचुरल ओरिजिनल फ्लावर्स की कोई ज्वेलरी बना दो, तो ये बात सुन के वो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं मानी और कहती कि मैं इतने सारे रिच विमेन के बीच में जाके इतना शैबी लुक नहीं दूंगी कि इतनी अच्छी ड्रेस पहन के जैसे फ्लावर्स की माला वाला पहन के आ गई, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी. तो इस बात से शी वॉज नॉट कन्विंस्ड. Matilda was not convinced at wearing natural flowers at the party of the rich people. Next, what did Matilda's husband suggest her? अब क्योंकि मटिल्डा कन्विंस हुई नहीं, नेचुरल फ्लावर्स पहनने के लिए रेडी नहीं हुई, तो मटिल्डा के जो हस्बैंड थे मिस्टर लुजेल, उन्होंने उसको क्या सजेस्ट किया, क्या एक और सलाह दी? तो ऑप्शंस हैं. ए, दैट शी डज नॉट वेयर एनी ज्वेलरी. क्या उन्होंने कहा कि तुम ज्वेलरी कोई पहनो ही मत, नहीं है तो मत पहनो, तो ऐसा तो उन्होंने कहा नहीं. दैट शी शुड गो आउट एंड बाय अ पीस ऑफ ब्यूटीफुल ज्वेलरी, कि ठीक है बाहर चली जाओ, जाके एक बढ़िया सी ज्वेलरी खरीद के आ जाओ. ऐसा भी नहीं कहा क्योंकि ऑलरेडी उनके पास में 400 फ्रैंक्स थे जो पूरे उन्होंने मटिल्डा को ड्रेस खरीदने के लिए दे दिए थे. अब उनके पास कोई भी एक्स्ट्रा सेविंग नहीं थी जिसको वो देकर उसको ज्वेलरी दिला पाए. दैट शी शुड वेयर वॉट शी हैज़. क्या उन्होंने ये सजेस्ट किया अपनी वाइफ को कि जो तुम्हारे पास है घर पे अवेलेबल उसे ही पहनो, किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा. दैट शी शुड बोरो ज्वेल फ्रॉम अ रिच फ्रेंड. फिर अरे तुम अपनी जो एक रिच तुम्हारी बहुत पैसे वाली फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टियर, उससे जाके कुछ थोड़ी देर के लिए ज्वेलरी ले लो और पहन लो. तो येस, एग्जैक्टली यही एक सजेशन दिया उनके हस्बैंड ने उनको और यही उन्होंने भी किया. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, कंप्लीट द एनालॉजी बाय सिलेक्टिंग द सूटेबल वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट. अब एनालॉजी क्या होता है? एनालॉजी का मतलब ये होता है कि दो वर्ड्स होते हैं, उन दोनों वर्ड्स को आपस में कंपेयर किया जाता है.
या तो ये दो वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स होते हैं, इनके मीनिंग सेम होते हैं, जिनको पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, या तो ये दो वर्ड्स आपस में एंटोनिम्स होते हैं, यानी विलोम शब्द, ऑपोजिट उल्टे मीनिंग वाले शब्द, या तो ये दो वर्ड्स आपस में एक दूसरे से राइमिंग वर्ड्स होते हैं, या तो ये दो वर्ड्स ऐसा होता है कि एक वर्ड दिया है और दूसरे वर्ड का एडजेक्टिव, उसकी कोई क्वालिटी बताई जाती है। तो इस तरीके से आप उस पेयर ऑफ वर्ड्स को कंपेयर करते हो और दूसरे पेयर ऑफ वर्ड्स को एग्जैक्टली वैसे ही कंप्लीट करते हो। अब यहाँ पे एक पेयर ऑफ वर्ड्स ये गिवन है और दूसरा पेयर ये है। पहला पेयर ऑफ वर्ड्स है टेम्पेस्ट एंड स्टॉर्म। टेम्पेस्ट का मतलब होता है बहुत खतरनाक तूफान, और स्टॉर्म का भी मतलब होता है तेज तूफान, भारी तूफान। यानी टेम्पेस्ट एंड स्टॉर्म दोनों का मीनिंग सेम है। तेज तूफान, जो खतरनाक तूफान होता है, उसे हम टेम्पेस्ट या फिर स्टॉर्म कहते हैं। दैट मीन्स ये दोनों वर्ड्स आपस में क्या है, सिनोनिम्स हैं, यानी कि आपस में सेम मीनिंग्स हैं इनके, ये आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। यानी कि अब जो ये वाला ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि ये वाला पेयर जो हम कंप्लीट करेंगे, वो भी आपस में क्या होने चाहिए, सिनोनिम्स ही होने चाहिए। अब यहाँ पे एक वर्ड गिवन है स्क्रफी। स्क्रफी मतलब बहुत अनटाइडी, डर्टी सा, कोई चीज़ बहुत गंदी है, साफ़ सुथरी नहीं है ना, बिल्कुल अच्छे से सेटल नहीं करी हुई है, बहुत बिखरी हुई सी, उसे हम कहते हैं स्क्रफी। अब आपको एग्जैक्टली इस वर्ड का सेम मीनिंग वाला एक और वर्ड सर्च करना है एक्सट्रैक्ट में से ही और यहाँ पर फिल करना है। तो क्लियरली एक्सट्रैक्ट में एक वर्ड गिवन था शैबी। तो शैबी का मतलब यही होता है जब कोई चीज़ बहुत अनटाइडी होती है, अच्छे से सेटल नहीं होती, गंदी सी, डर्टी सी, या बहुत पुरानी हो चुकी होती है, उसे हम शैबी कहते हैं। यस, तो स्क्रफी का सेम मीनिंग वाला सिनोनिम वर्ड क्या है, शैबी। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे अब हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस खत्म होते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, Why was Madame Lizelle always unhappy? मैडम लुजेल यानी मटिल्डा हमेशा दुखी क्यों रहती थी? तो वो इसलिए दुखी रहती थी क्योंकि वो एक बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। और वो शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, शी वॉज वेरी डेलिकेट। यस, उसने सोचा था कि मैं किसी अच्छी फैमिली में किसी अच्छे पैसे वाले लड़के से शादी कर लूँगी, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसकी शादी क्लर्क से हो गई, उसको हमेशा काम करना पड़ता था। उसकी ब्यूटी तो थी, लेकिन उस ब्यूटी को सजाने के लिए, संवारने के लिए न अच्छे कपड़े थे, न अच्छी ज्वेलरी थी, इसलिए वो हमेशा बहुत क्या रहती थी, अनहैप्पी। Madame Lizelle was always unhappy because she felt that she was by mistake born in the family of clerks. She felt that she was born for all the delicacies and luxuries in life. She remained disappointed as she was married to a clerk. She always dreamt of luxurious life filled with elegant dresses, jewelry, exquisite foods served in silver dining. She felt tortured and angered with her present living conditions and suffered incessantly. तो जो मैडम लुजेल थी वो हमेशा बहुत अनहैप्पी, दुखी रहती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो गलती से ऐसी फैमिली में पैदा हो गई हो जहाँ पे सिर्फ क्लर्क्स ही क्लर्क्स हैं। यानी वो जो उसके पेरेंट्स का घर था वो भी वो क्लर्क्स यानी जॉब वाले लोग थे, गरीब से ही लोग थे। तो कहती मैं शायद गलती से ऐसे परिवार में पैदा हो गई हूँ। वो सोचती थी कि मुझे तो ऐसी जगह पैदा होना चाहिए था जहाँ पर मुझे सारी डेलिकेसीज़ मिले, यानी सब डेलिकेट सी, नाजुक सी, अच्छी अच्छी चीज़ें मिले, सारी लग्जूरियस, यानी पैसे वाले लोग जैसे लाइफ जीते हैं, मुझे सब कुछ वैसा मिलना चाहिए था। मुझे तो किसी ऐसी फैमिली में पैदा होना था। और ये सोच के वो हमेशा डिसअपॉइंट, हमेशा दुखी होती थी कि उसकी शादी भी एक क्लर्क से हुई, यानी एक जॉब वाले इंसान से हुई। तो गरीब परिवार से थी और गरीब परिवार में ही उसकी शादी हुई। वो हमेशा किसका सपना देखती रहती थी कि एक लग्जूरियस, एक बहुत अमीरों वाली मेरी लाइफ हो, जिसमें मेरे पास बहुत एलिगेंट सी, बहुत ब्यूटीफुल सी मेरे पास ड्रेसेस हो, कपड़े हो, ज्वेलरी हो, और जो भी मैं फूड खाऊं, जो भी मैं खाना खाऊं, बहुत एक्सक्यूसिट सा, बहुत लवली, बिल्कुल फॉरेन स्टाइल जैसा, बहुत ही रिच पीपल जैसा स्टाइल, ब्रिटिश स्टाइल जैसा मेरा अच्छा कोई फूड हो, जो मुझे सिल्वर डाइनिंग पर सर्व किया जाए, यानी सिल्वर के, चांदी के बर्तनों में मुझे खाना खाया जाए, बड़ा सा डाइनिंग टेबल हो जहाँ पर मैं खाना खाऊं। और ये सब वो सोच के हमेशा टॉर्चर्ड रहती थी, हमेशा दुखी होती रहती थी और गुस्से में आती थी, जो भी उसकी प्रेजेंट लिविंग कंडीशंस थी उनको ध्यान में रखते हुए। इसीलिए वो बेचारी हमेशा दुखी रहती थी और इनसेंसेंटली यानी कंटिन्यूअसली हमेशा सफ़र करती थी, दुखी रहती थी और अपने आप को सोचती थी कि मैं यहाँ पे क्यों पैदा हो गई, मुझे तो अच्छी जगह पर पैदा होना था। नेक्स्ट, डू यू थिंक मैडम लजेल हैड एन एंजॉयबल इवनिंग एट द बॉल? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको क्या लगता है कि मैडम लजेल यानी मटिल्डा की
बॉल पर, यानी पार्टी जो थी, बॉल का मतलब यहाँ पर क्या है, जो पार्टी थी जिसमें वो लोग गए थे, पार्टी जो थी बहुत इन्जॉयबल इवनिंग थी, वो शाम उसने बहुत इन्जॉय किया। अगर किया है तो अपने आंसर को के लिए आप कुछ रीजंस दीजिए चैप्टर से कि कैसे आपको लगा कि उसने बहुत इन्जॉय किया पार्टी में। तो मैडम लुजेल वॉज द सेंटर ऑफ अटेंशन एट द बॉल. Her beauty, her grace, her joy, and her gorgeous smile attracted all. She danced happily, hence she had a successful, enjoyable evening at the ball. तो मैडम लुजेल तो जो थी वो सेंटर ऑफ अटेंशन थी, यानी सबका ध्यान मैडम लुजेल पर चला गया था क्योंकि उसने बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनी थी, बढ़िया ब्यूटीफुल सा एक नेकलेस पहना था, और उसकी ब्यूटी, उसकी सुंदरता, उसकी ग्रेस, उसकी सादगी, उसकी खुशी और उसके चेहरे पर ब्यूटीफुल सी गॉर्जियस सी स्माइल देख के हर कोई उससे अट्रैक्ट हो रहा था। बहुत बढ़िया तरीके से खुशी से वो डांस कर रही थी। पार्टी में जितने आदमी थे सब उससे अट्रैक्ट हो रहे थे, सब उसके साथ डांस करना चाहते थे, उससे मिलना चाहते थे, सब उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो जो इवनिंग थी उसके लिए बहुत सक्सेसफुल थी, बहुत इन्जॉयबल इवनिंग थी। उसने वो शाम बहुत इन्जॉय किया उस बॉल पे, यानी कि उस पार्टी में उन्होंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत फन किया उसने। Next, what excuse did Madame Loisel put up to explain the delay in returning the necklace? अब मैडम लोजेल ने पार्टी कर ली, अटेंड कर ली, अब रात के 4 बज गए, पार्टी ख़त्म होते होते वो लोग वॉक करते हुए निकले, उनको एक कैरेज यानी कोई घोड़ा गाड़ी पकड़नी थी क्योंकि उनके पास खुद की तो कोई गाड़ी नहीं थी। अब वो वॉक करते करते गए, फाइनली जब वो घोड़ा गाड़ी में बैठे घर पहुंच गए अपने, तब जैसे ही वो चेंज कर रही थी उसने नोटिस किया कि अरे मेरे गले में तो वो नेकलेस है ही नहीं, यानी वो नेकलेस मुझसे घूम गया है। उसी वक्त जो उसके हस्बैंड थे मिस्टर लुजेल, वो गए उसी रास्ते पे जहाँ पे वो लोग वॉक कर रहे थे कि कहीं पर गिर तो नहीं गया, और रात के 4 बजे गए और सुबह 7 बजे आए, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा, यानी वो नेकलेस उन्हें मिला ही नहीं। तो अब ये नेकलेस तो उनकी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर का था, अब ये तो रिटर्न करना था। तो उसके हस्बैंड ने बोला कि अभी तुम उसको बहाना दे दो कि भाई जो क्लैस्प है, यानी कि जो बंद करने वाला जो बटन होता है नेकलेस का, वो टूट गया है, मैंने रिपेयर करने के लिए दिया, जैसे ही 1 हफ्ते बाद रिपेयर होकर आएगा मैं तुम्हें दे दूंगी। तो ये एक्सक्यूज़, ये बहाना मैडम फॉरेस्टियर को किसने दिया? मैडम लुजेल ने, यानी मटिल्डा ने, ताकि तब तक वो कोई दूसरा खरीद ले, वैसा कर ले, अब बाई चांस मिल जाए। यस, पुलिस रिपोर्ट भी करा ली थी उन्होंने। Madame Loisel had lost the necklace and needed time to find an identical one. Thus, Madame Loisel wrote a letter to Madame Forestier with an excuse that the clasp of the necklace had got broken and she needed time to get it repaired. तो मैडम लुजेल ने जो नेकलेस था वो खो दिया था जबकि वो नेकलेस उनका भी नहीं, उनकी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर का था। अब क्योंकि उसको कुछ टाइम चाहिए था वैसा ही सेम आइडेंटिकल वन, यानी वैसा ही सेम नेकलेस खरीदने के लिए, ढूंढने के लिए, पैसे अरेंज करने के लिए, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था भाई ये जो नेकलेस है वो तो डायमंड का है। यस, तो मैडम लुजेल ने अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर को एक लेटर, एक खत लिखा जिसमें उन्होंने एक एक्सक्यूज़, एक बहाना दिया कि भाई जो क्लैस्प है, यानी कि जो कड़ी है बंद करने वाली नेकलेस की, वो टूट गई है और मुझे समय चाहिए कि मैं उसको रिपेयर करा दूँ, तो मैं तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर वैसा सेम नेकलेस ला दूँगी। तो ये उन्होंने बहाना बनाया था। नेक्स्ट, वाई वॉज मटिल्डा's फ्रेंड एस्टोनिश्ड टू सी हर एट द एंड ऑफ द स्टोरी? अब मटिल्डा के जो हस्बैंड थे, उनके फादर जब उनकी डेथ हो गई तो वो मटिल्डा के हस्बैंड को 18,000 फ्रैंक्स छोड़ के गए थे उनके लिए। यस, अब उन्होंने मार्केट में एक वैसा ही सेम डायमंड का नेकलेस देखा जो 36,000 फ्रैंक्स का था। तो 18,000 तो उन्होंने वो वाले, उसके हस्बैंड ने पैसे निकाल लिए कि भाई ये तो चलो ये वाले 18,000 होंगे, और बाकी के जो 18,000 रुपये थे वो उन्होंने अलग अलग मर्चेंट्स, अलग अलग दुकानदारों से इधर उधर से लोन लिया उन्होंने कि चलो इनका लोन चुका लेंगे और कैसे भी करके एक ये सेम डायमंड का नेकलेस लेके इसको रिटर्न कर देते हैं। तो आखिरी में अब 10 साल हो जाते हैं, अब लोन चुकाते चुकाते मटिल्डा को 10 साल हो गए। उसने अपने घर की बाई निकाल दी, उसने दिन रात मेहनत करी, काम करी, उसके हस्बैंड ने भी डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट अलग अलग काम करके पैसे कमाए। मटिल्डा काम कर करके बिल्कुल बदल गई, अब वो वैसी ब्यूटीफुल मटिल्डा नहीं रही क्योंकि इन 10 सालों में उसने बहुत बुरे बुरे दिन देखे। तो आखिरी में वो एक स्ट्रीट पर जाती है जहाँ पर उनको मैडम फॉरेस्टर दिखती है अपनी छोटी सी बच्ची के साथ, वहाँ पर वॉक करते हुए। तो वो जाती है, वो सोचती है, कहती है कि चलो अब तो मैं इसको बता देती हूँ कि भाई तुम्हारा नेकलेस 10 साल पहले घूम गया था, मैंने एक नया ख़रीदा और तुम्हें दिया, मुझे 10 साल लग गए उस लोन को वापस मर्चेंट्स को और मनी लेंडर्स को पे करने के लिए।
तो क्योंकि वो ब्यूटीफुल नहीं रही है तो मटिल्डा की फ्रेंड जो थी मैडम फॉरेस्टियर, वो मटिल्डा को स्टोरी के एंड में देखकर एकदम एस्टोनिश्ड यानी एकदम शॉक्ड क्यों हो जाती है, क्योंकि मटिल्डा वैसी वाली मटिल्डा नहीं रही ब्यूटीफुल वाली, वो बहुत बदल गई है, काम कर करके उसके पूरा हुलिया चेंज हो गया है। तो जॉन फॉरेस्टियर, तो मैडम फॉरेस्टियर का पूरा नाम क्या था, जॉन फॉरेस्टियर, मटिल्डा's friend, could not recognize her at the end of the story as she seemed an old and worn out poor woman. Matilda was no longer beautiful and joyous self. She had lost her charm and was living an unfortunate life. तो जो जॉन फॉरेस्टर जो कि मटिल्डा की फ्रेंड थी मैडम फॉरेस्टियर, वो मटिल्डा को उस स्ट्रीट पर नहीं पहचान पाती। जब मटिल्डा उनसे जाके बात करती है तो वो कहती है सॉरी आई कैन नॉट रिकग्नाइज यू, मैं आपको पहचान नहीं पाई। तो स्टोरी के एंड में क्यों नहीं पहचान पाई, क्योंकि मटिल्डा कैसी दिख रही थी, बिल्कुल बूढ़ी सी दिखने लगी थी, वॉन यानी बिल्कुल उसके बाल सफ़ेद हो गए थे, वो एक अजीब सी पुअर यानी गरीब औरत दिख रही थी, क्योंकि उसने पूरे 10 साल तक बहुत मेहनत बहुत काम किया था। मटिल्डा वैसी वाली मटिल्डा ब्यूटीफुल बहुत सुंदर नहीं रही, जो बहुत खूबसूरत थी, जॉयस सेल्फ यानी जो सुंदर थी, स्माइल करती थी, जिसकी गॉर्जियस सी स्माइल थी, अब वो वैसी नहीं रही थी। उसने अपना पूरा चार्म, अपना अट्रैक्शन सब खो दिया था और वो एक अनफॉर्चुनेट लाइफ जी रही थी, यानी एक बदकिस्मती की ज़िंदगी जी रही थी, क्योंकि उसको वो पूरा कर्जा इन 10 सालों में उसको चुकाना पड़ा। सो दिस वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट विथ हर एंड इसीलिए वो उसकी जो फ्रेंड थी उसको पहचान नहीं पाई स्टोरी के एंड में। शॉर्ट आंसर हो चुके हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाले। नाउ लेट्स चेक सम इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट चेंजेस अकर इन मटिल्डाज लाइफस्टाइल आफ्टर शी हैड लॉस्ट द नेकलेस। अब मटिल्डा ने जब वो नेकलेस खो दिया था अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर का, तो उसकी जीवन में उसकी जो लाइफस्टाइल थी उसमें क्या चेंजेस यानी क्या बदलाव आए, ऐसे क्या चेंजेस आए उसकी लाइफ में जब वो नेकलेस उसने खो दिया था। When Matilda lost the necklace she borrowed from Madame Forestier, she bought a new diamond necklace on loan. The repayment of debt changed Matilda's life drastically. The Lazelles became poor. They had to send away their maid and changed their lodgings to room in an attic. Matilda learnt the household chores. She learnt to do the dishes, wash the soiled linens, clothes and dishcloths. She had to walk to the street to bring up water. अब हुआ क्या था, क्योंकि मटिल्डा को ऐसा लगा कि उसने जो डायमंड का नेकलेस अपनी फ्रेंड से लिया है वो खो गया है, और जो खोया हुआ नेकलेस है वो डायमंड का है, जबकि वो डायमंड का नहीं, वो तो आर्टिफिशियल नेकलेस था उसका, उसको तो पता ही नहीं था। अब वो उसने तो अपनी फ्रेंड को भी चीज़ नहीं बताई कि यार मेरे से तो नेकलेस गुम हो गया है, अब वो क्या करे। तो अब उसके फादर जो थे यानी जो मिस्टर लोजेल, उसके हस्बैंड के जो फादर थे, वो 18,000 यानी 18,000 फ्रांक्स उसके लिए छोड़ के गए थे डेथ से पहले। तो अब वो 18,000 फ्रांक्स तो थे ही थे, लेकिन अब उसको और 18,000 फ्रांक्स की ज़रूरत थी, क्योंकि जो डायमंड का नेकलेस एग्जैक्टली सेम उसको जो खरीद के देना था अपनी फ्रेंड को, वो 36,000 फ्रांक्स का था। तो 18,000 ऑलरेडी थे जो उनकी सेविंग्स थी एक्चुअली, और 18,000 उन्होंने क्या लिया, लोन लिया, यानी कि मनी लेंडर्स से ब्याज पे पैसा लिया उन्होंने। तो मटिल्डा ने जब वो नेकलेस खो दिया था जो उसने बोरो किया था मैडम फॉरेस्टियर से, तो उसको नया डायमंड का नेकलेस खरीदना था लोन पे, और जो इस डेट, जो इस लोन का जो रीपेमेंट करने में जो उसके बोलते ना पैर की चप्पलें उसकी घिस गई थी, इट चेंज मटिल्डाज लाइफ ड्रास्टिकली। मटिल्डा का पूरा जीवन बुरी तरीके से ड्रास्टिकली चेंज हो चुका था। जो लुजेल्स थे यानी मैडम लुजेल एंड मिस्टर लुजेल पुअर बन गए, यानी ये लोग गरीब बन गए इस कर्ज को चुकाते चुकाते। उनको अपनी घर की जो मेड, जो काम करने वाली बाई थी, उसको भेज दिया, और पूरा काम अब मटिल्डा करती थी। उनको अपनी लॉजिंग्स यानी अपना रेजिडेंस, अपना घर तक जो था वो चेंज करना पड़ा, क्योंकि जो वो अच्छे घर में रह रहा था वो उसको उनको हटा के एक एटिक में, एटिक यानी किसी के घर की जो छत होती है, छत पे एक छोटा सा कमरा टाइप का होता है, उस एटिक में उनको एक रूम, एक छोटा सा कमरा लेना पड़ा, और वहीं पर वो लोग रहने लगे। मटिल्डा को पूरा घर का काम करना पड़ता था। उसने बर्तन धोना सीख लिए थे कि कैसे बर्तन धोने, मुझे जितनी भी सॉइल्ड लिनन्स होती थी यानी गंदी मिट्टी से भरी हुई गंदी चादर या लिनन के कपड़ों के कोई जो मटेरियल होते थे वो सब वो धोती थी, कपड़े धोती थी, डिश क्लॉथ्स यानी कि जो बर्तन किचन के धोने के जो बर्तन होते हैं, जो किचन के बेसिकली जो नैपकिन्स बर्तन होते हैं, और
कपड़े मटेरियल होते हैं वो सब वो धोती थी। तो बेसिकली पूरा काम वो करती थी और उसको पूरी स्ट्रीट तक जाना पड़ता था वाटर लाने के लिए, यानी पूरा रास्ता चल के जाना पड़ता था, फिर पानी लेकर आती थी घर पे। इनफैक्ट ग्रोसर की शॉप पे जाती थी, सब्जी भाजी मटन वगैरह खरीदने जाती थी, तो हाथ में इतना बड़ा बास्केट लेके जाती थी, पूरे टाइम खरीद खरीद के पकड़ पकड़ के सीढ़ियाँ ऊपर नीचे। तो ये सब काम मटिल्डा अब खुद करने लगी थी। She had to dress like an ordinary woman and had to go to grocer, butcher and fruit seller all by herself, keeping in mind to save each and every penny she could. तो अब वो एक ऑर्डिनरी यानी बहुत ही साधारण सी गरीब सी औरत बन गई थी। उसका ड्रेसअप भी बिल्कुल वैसा ही हो गया था। वो जब ग्रोसर के पास जाती थी यानी सब्जी वगैरह खरीदने जाती थी, बुचर यानी मीट जब खरीदने जाती थी, फ्रूट सेलर यानी फ्रूट्स वाले के पास जाती थी, सब ये सब खरीदने सामान वो खुद जाती थी, अपने हाथ में इतना बड़ा बास्केट लेके, बकेट लेके जाती थी, बास्केट लेके। एंड सेव ईच एंड एवरी पेनी शी कुड, यानी बिल्कुल एक एक पैसा कम को सोच सोच के खर्च करती थी, जितना हो सकता था बार्गेन करने की कोशिश करती थी ग्रोसर से, फ्रूट सेलर से, सबसे जितना मतलब अपना एक एक पाई पाई बचाने की कोशिश करती थी। इनफैक्ट उसके जो बेचारे हस्बैंड थे वो भी अब इवनिंग्स में काम करने लगे थे, यानी पहले तो वो सुबह जाते थे काम करके शाम को घर वापस आ जाते थे, लेकिन अब वो इवनिंग्स में भी शिफ्ट करने लगे, नाइट शिफ्ट भी देने लगे थे। वो क्या करते थे, he used to put the books of some merchants in order and at night he did copying of 5 sous a page. The miserable life lasted for 10 years to repay the debt. तो उसके जो हस्बैंड थे वो क्या करते थे, जो बड़े बड़े जो मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, जो सेलर्स होते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, उनकी जो बुक्स होती है यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो उनकी बुक होती थी जिसमें लेजर बनता है, बैलेंस शीट्स वगैरह बनती है, वो सब वो क्या करते थे ऑर्डर में करके रखते थे पूरे दिन में। और नाइट के समय में क्या करते थे हर पेज पे कॉपी करना पड़ता था, यानी वो सब लिखना पड़ता था। तो पर पेज पे कॉपी करने का, लिखने का वो 5 सूअर्स चार्ज करते थे। जितने पेज लिखते थे उतने 5 सूअर्स ऐड होते जाएंगे। सूअर्स क्या होता है, फ्रेंच कॉइन्स ऑफ लो बजट। तो सूअर्स मतलब फ्रांस के जो कॉइन्स होते हैं, कुछ सिक्के होते हैं जो बहुत लो वैल्यू के होते हैं, जिनकी वैल्यू इतनी नहीं होती, बहुत कम। तो सोचो इतनी कम वैल्यू के पैसे पे भी वो एक पेज लिखते थे जिसपे उनको 5 सूअर्स मिलते थे। इस तरीके से रात में वो इतने सारे पेजेस कॉपी करते थे, लिखा करते थे। और दोनों वाइफ हस्बैंड की ये जो मिजरेबल सी लाइफ है, जो बहुत बुरी हालत हो गई थी इनकी, वो 10 साल तक चली। उन्होंने 10 साल दोनों वाइफ हस्बैंड ने कड़ी मेहनत करी, काम किया, जिसकी वजह से तब जाके 10 साल बाद वो जो पूरा डेट, ये जो पूरा कर्जा था, वो रीपे कर पाए उन मनी लेंडर्स को। यानी 18,000 फ्रैंक्स का उन्होंने जो लोन लिया था वो पूरे 10 सालों में पूरा हुआ। मतलब वो लोग पूरे घिस गए काम करते करते। और एंड में उनको क्या पता चलता है कि वो नेकलेस ओरिजिनल था ही नहीं, डायमंड का था ही नहीं, वो तो एक आर्टिफिशियल नेकलेस था जो सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था, ओनली 500 फ्रैंक्स। तो ये सुन के वो लोग फुल शॉक में आ जाते हैं और यहाँ पे ये स्टोरी खत्म हो जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम फॉरेस्टियर प्रूव्ड टू बी अ ट्रू फ्रेंड, एलिसिडेट। जो मैडम फॉरेस्टियर थी यानी वो फ्रेंड जिससे मटिल्डा ने वो नेकलेस बोरो किया था, एंड में उसने ये प्रूव करके दिखाया कि वो एक ट्रू फ्रेंड है, वो एक सच्ची फ्रेंड है। इस बात को एल्यूसिडेट करके बताइए, यानी रीजंस देके अच्छे से एक्सप्लेन करके बताइए। मैडम फॉरेस्टियर इज अ ट्रू फ्रेंड ऑफ मैडम लिजेल। शी रिपेज अ वेरी वाइटल रोल इन द स्टोरी। एज अ फ्रेंड टू मटिल्डा वी फाइंड हर टू बी रियली जेन्युइन। शी हेल्प्स मटिल्डा इन द आवर ऑफ हर नीड। When Madame Loisel needed to borrow jewels, she turned to Madame Forestier. Madame Forestier does not refuse. Displaying her generosity, she opens up the entire case of her jewels for Matilda to choose from. तो मैडम फॉरेस्टर एक सच्ची फ्रेंड थी मैडम लिजेल की। उन्होंने इस स्टोरी में बहुत ही वाइटल रोल यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। वो एक मटिल्डा की फ्रेंड होने के नाते हमें ऐसा लगता है कि मैडम फॉरेस्टर बहुत ही जेन्युइन यानी बहुत ही सच्ची और काइंड वुमन थी। उन्होंने मटिल्डा की आवर ऑफ हर नीड यानी ज़रूरत के समय मटिल्डा की मदद करी थी। जब मैडम लुजेल को कुछ ज्वेलरी बोरो करनी थी उस पार्टी में जाने के लिए, तो मैडम लुजेल किसकी तरफ टर्न हुई, किसके पास गई, मैडम फॉरेस्टर के पास ही ज्वेलरी बोरो करने के लिए गई। और मैडम फॉरेस्टर ने उनको रिफ्यूज़ यानी मना भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो क्या दिखाई, बहुत जेनरोसिटी यानी अपनी इतनी अच्छाई दिखाई कि उन्होंने जो ज्वेल का जो बॉक्स था, ज्वेलरी का जो उनका पूरा बॉक्स था, वो पूरा खोल के मटिल्डा के सामने रख दिया और बोला कि चूज़ करो तुम्हें जो अच्छा लगता है।
पहले उन्होंने कोई ज्वेलरी दिखाई, मटिल्डा ने अपने नेक पे रख के मिरर में ट्राई करी, उसको कम अच्छी लगी और बहुत हेजिटेशन से हिचकिचाते हुए उसने फिर से मैडम फॉरेस्टर से कहा कि कुछ और है तुम्हारे पास। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, और पूरा डब्बा, पूरा ज्वेलरी का जो बॉक्स था उन्होंने मटिल्डा के सामने खोल के रख दिया कि तुम इसमें से जो तुम्हारा मन करे तुम चूज़ करो। Also, she was considerate when the Lizelles delayed the return of the necklace. At the end of the story, she opens up with a big truth. तो जब नेकलेस जो उनका खो जाता है तो उन्होंने, मैडम लुजेल ने क्या किया था, एक लेटर लिखा था, कहा था कि क्लैस्प जो है यानी जो कड़ी है मेरे नेकलेस की वो तुम्हारे नेकलेस की टूट गई है, मुझे रिपेयर करने के लिए कुछ टाइम, 1 हफ्ता दो, मैं तुम्हें रिटर्न करूंगी। तो तब भी वो बहुत कंसिडरेट थी उन लोगों के साथ, उसने कोई चिल्ला चोट नहीं करी कि मुझे तो अभी ला के दो, मुझे तो मेरा नेकलेस आज ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। उसने समझा और वेट किया अपने नेकलेस का। और स्टोरी के एंड में उसने एक बहुत बिग ट्रूथ यानी एक बहुत बड़ा राज भी खोला मैडम लुजेल के सामने, जो वो चाहती तो छुपा सकती थी लेकिन उसने ये बात नहीं छुपाई। मैडम फॉरेस्टर reveals to Matilda that her necklace was just a fake. She is not at all worried in the light of the fact that she may have to return the necklace. It shows her honesty. She was a true friend who feels bad for Matilda at her unnecessary suffering. स्टोरी के एंड में 10 साल बीत चुके हैं, उसने लोन पे कर दिया, उन लोग की हालत बहुत बुरी हो गई थी, मटिल्डा और उसके हस्बैंड की, गरीब हो गए थे वो लोग। फाइनली वो एक स्ट्रीट पे जाती है और वहाँ पर उसको कौन मिलता है, उसको मैडम फॉरेस्टर मिलती है 10 साल बाद, एक छोटी सी बच्ची अपनी बेटी के साथ वॉक करते हुए। मटिल्डा सोचती है अब तो 10 साल हो गए, मैंने आज 10 साल बाद अपना कर्ज, अपना लोन भी पे कर दिया है, इसको उस टाइम पर इसका नेकलेस भी दे दिया था, तो आज इतने साल बाद मिली तो बता देती हूँ आज सच्चाई। वो उसके पास जाती है और कहती है कि जो तुमने मुझे नेकलेस दिया था वो तो मुझसे खो गया था, हमने अपने पूरे पैसे लगा दिए और हमने तुम्हें वो नेकलेस दिया। तो पहले तो मैडम फॉरेस्टर उसको पहचानती ही नहीं, उसकी हालत देखी, क्योंकि इतने 10 साल काम कर करके उसकी हालत मटिल्डा की बहुत बुरी हो जाती है। फिर वो बताती कि मैं मटिल्डा हूँ और मेरी हालत इसलिए हुई है क्योंकि मैंने 10 साल तक इतना काम किया है तुम्हारा नेकलेस देने के लिए। और वो बहुत शौक में हो जाती है। मैडम फॉरेस्टर कहती कि जो तुमने नेकलेस मुझसे लिया था वो डायमंड का यानी ओरिजिनल था ही नहीं, इट वॉज अ फेक, यानी वो तो ओरिजिनल था ही नहीं, आर्टिफिशियल नेकलेस था। और उसने ये चीज़ मटिल्डा को बताई। चाहती तो मैडम फॉरेस्टर ये सच्चाई उससे छुपा लेती और बताती ही नहीं, वो कहती अच्छा अच्छा तुमने मुझे दिया ठीक है, और पूरा डायमंड का नेकलेस अपने पास ही रख लेती। ये बात तो उसको भी नहीं पता थी कि मेरे पास डायमंड का नेकलेस है, जबकि वो नेकलेस डायमंड का था। तो उसने इस बात की वरीड यानी इस बात की टेंशन नहीं करी कि यार अगर इसको मैंने सच्चाई बता दी तो मुझे डायमंड का नेकलेस लौटाना पड़ेगा। लेकिन उसने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया, उसने ऑनेस्टी दिखाई, उसने अपनी सच्चाई दिखाई। और वो एक ट्रू फ्रेंड, वो एक सच्ची फ्रेंड थी, क्योंकि उसको बहुत बुरा लग रहा था अपनी फ्रेंड मटिल्डा के लिए, क्योंकि 10 सालों तक उसने अननेसेसरीली सफ़र किया, यानी बेमतलब के लिए उसने भुगता, इतनी मेहनत करी एक आर्टिफिशियल नेकलेस के लिए, उसके बदले में उसको एक ओरिजिनल नेकलेस देना पड़ा, कर्जा लेना पड़ा, लोन लेना पड़ा और क्या कुछ नहीं सहना पड़ा। तो हम कि बिल्कुल कह सकते हैं शी वॉज अ ट्रू फ्रेंड। उसने ये बहुत बड़ी सच्चाई उसके सामने डिस्क्लोज करी। सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको MIQs इस चैप्टर के बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जो वहाँ ना मिले तो हमारी वेबसाइट पर जाइए विच इज़ magnetbrains.com। वहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, ई-नोट्स, ई-बुक सब कुछ मिलेंगे, जिनकी लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईजिली मिल जाएगी। सो तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।